दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ 8-10 दिनों से जब भी हो सके कोशिश करते हैं कि इस देश की जो चुनावी प्रक्रिया है, चाहे वो राज्यों की हो या तो देश की मतलब लोकसभा की हो, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। और उसमें जो पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसको लेकर हम आप सभी को हमारी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमने कल भी आपने देखा, हमने कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह साहब, उनसे भी बात की। ठीक है, वो भी आपने देखा। इससे पहले हमने एक टेक्निकल एक्सपर्ट है राहुल मेहता साहब से बात की। एक वो सज्जन जो कि 2003 से 2013 तक 21 संगठनों के साथ इसी, क्योंकि वो मामला वहां पूरा ईवीएम का बनता था, तो उसको लेकर लड़े, उसकी भी हमने बात सुनाई। फिर वो नरेंद्र मिश्रा जी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जिन्होंने अब ये सुप्रीम कोर्ट से जो ही इनकी प्ली को सुना गया है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को मामला सौंपा गया है, वो भी हमने आपको सुनाया। आज हम जो है इसी श्रेणी में सिर्फ ये ईवीएम से सिर्फ रिलेटेड नहीं, लेकिन ईवीएम से भी है, इसलिए क्योंकि आज की हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें चुनाव ईवीएम से ही हो रहे हैं, इसलिए ईवीएम का मुद्दा जुड़ा है। लेकिन बात यह है कि हम जिससे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, साक्षात्कार करने जा रहे हैं, वो बहुत ही सम्मानीय, बहुत ही आदरणीय, वेरी वेल रिस्पेक्टेड एक ऐसे रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, जो कि सिर्फ आईएएस अफसर रिटायर्ड नहीं है, वो सेना में भी जो है अपनी सेवा दे चुके हैं। और सेना में पाकिस्तान के साथ जब 65 का युद्ध था तब वो सेवारत थे, वहां भी उन्होंने जो है वो मेडल जीता हुआ है। एक पूरा छोटा सा आपको मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। उनका नाम है एमजी देव सहायम साहब। ठीक है, एक छोटी सी ब्रीफ में आपको जानकारी बता दूं जिससे आपको मुखातिब करवाने जा रहा हूं। साहब जो है देवसायम साहब जो है वो आते हैं तमिलनाडु से। ठीक है, और उनकी पढ़ाई जो है वो लोयोला कॉलेज हुई है चेन्नई में। वो अर्थशास्त्री हैं है ना, सैनिक रह चुके, जवान देश के रह चुके हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं बहुत अच्छे स्तर के, है ना। डिस्टिंग्विश करियर रहा है उनका बहुत ही, तो सेवरल मतलब कुछ दशकों का बड़ा शानदार उनका एक करियर रहा है बतौर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ, जिसे हम आईएएस कहते हैं। तो वो उनकी जो सेवा रही वो बड़ी अच्छी रही है, और उनका सीधा और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है भारतीय आर्मी, भारतीय सेना के साथ काम करने को लेकर, सिविल सर्विस को लेकर, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में भी, और पॉलिटिकल सिस्टम में भी, और साथ में एनजीओ में भी अभी वो उतने ही सक्रिय हैं और कार्यरत हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान 1965 की वॉर में हिस्सा लिया था। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो है नागालैंड और वहां जो उनको जो ऑपरेशन हुए थे उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। 2 पदक मिले हैं इनकी सेवाओं को लेकर, पाकिस्तान के खिलाफ जो वॉर हुई उसको लेकर, और नागालैंड में जो उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी में हिस्सा लिया उसको लेकर भी उनको कुल मिला के 2 सेवा में सेना के द्वारा 2 पदक मिले हुए हैं। ठीक है, वो 1968 में बतौर आईएएस जो है वो सिविल सर्विस में एंटर हुए। ठीक है, और बहुत अलग अलग अच्छे अच्छे कुछ असाइनमेंट्स उन्होंने किए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसके बतौर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किया, एडमिनिस्ट्रेटर किया। चंडीगढ़ कैपिटल्स प्रोजेक्ट जो था, जो दोनों स्टेट का एक कैपिटल, उसमें भी वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर रहे। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर के तौर पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके उन्होंने जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा थे तब उन्होंने अपना वीआरएस लिया। तो बहुत लंबा परिचय है, पर मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि इसके साथ साथ बहुत बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी है। जयप्रकाश नारायण के बहुत करीबी रहे हैं, उनके साथ रह के बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने काम किया है। ठीक है, बहुत सारे पुस्तक लिखी है, स्तंभ लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, अभी भी उनका लिखना जारी है। तो जैसे मैंने कहा कि मिलिट्री और सिविल दोनों सर्विसेज में उनको बहुत सारे अवार्ड्स या पदक जिसको कहें उससे नवाजा गया है, काफी ऑनर्ड है। ऐसे जो देव साहब साहब है, उनसे हम आज रूबरू होने जा रहे हैं। और क्यों होने जा रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं, पहले उनका स्वागत कर लेता हूं। सर, आप जैसे इतना जो देख चुके हैं, इतना कर चुके हैं, इसके साथ बैठकर मुझे आपसे बात करने का जो सद्भाग्य और सौभाग्य मिला है, मैं बड़ा ईश्वर का आभारी हूं कि मैं आपसे आज बात कर पा रहा हूं। तो क्या सर, मतलब मैं
क्या करियर रहा है सर आपका, मतलब इट इज ट्रूमेंडस, अनबिलीवेबल। मतलब मैं चाहूं कि कभी इसके आसपास कहीं मैं पहुंच जाऊं, अगर आपकी उम्र तक पहुंचूं तब, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा न्योता स्वीकार किया। अब दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं सर कि हम क्यों मिले हैं। भाई हम इसलिए मिले हैं, एक इस देश में, जो मैंने शुरुआत में कही कि पारदर्शिता, चुनावी पारदर्शिता कैसे लाई जाए, है ना। तो देव साहब साहब और बाकी इनके साथ बहुत सारे प्रबुद्ध जन जो हैं, जिसमें बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स भी हैं, अलग अलग फील्ड के, बहुत क्रीम जिसको कहते हैं हमारे देश का, वो सब लोग उसमें जुड़े हुए हैं। और उन्होंने एक मुहिम शुरू की है, एक उसका नाम भी दिया है, ठीक है। तो वो नाम जो दिया है, मैं उसकी बात पहले करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अभी सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस, ये एक मुहिम, मैं तो मान के चलता हूं कि एक मुहिम है, सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन, ठीक है। अब मैं शुरू से शुरू करना चाहता हूं सर। मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि मैं खुद भी जो है ज्यादा कुछ नहीं जानता, जैसे हमारे दर्शक है, तभी जो है आपसे सच सब बातें जो है ठीक से खुल के दर्शकों तक मैं पहुंचा पाऊंगा। सर ये बताइए, ये क्या है और इसकी स्थापना क्यों हुई और इसके जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं आप? एक सेकंड सर, जी बताइए, हाँ प्लीज। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया है आपके थ्रू लोगों से बात करने के लिए। हमने ये सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन इसलिए बनाया है जी कि कई साल से हम इलेक्शन का लगे हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जब आज़ादी हुआ 1947 में और जी 1915 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, जी उसके बाद जो है ना, हर आदमी जो है सिटीजन बन गया है। जी सिटीजन, पहले सब्जेक्ट थे, जी ब्रिटिश के गुलाम थे, फिर इंडिपेंडेंट सिटीजन बन गए। तो सिटीजन जो है, एक डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में, लोकतंत्र में सिटीजन सरकार बनाता है। जी सिटीजन नागरिक सरकार बनाता है, जी और सर, बनाता है वोट के थ्रू। ये वोट के थ्रू सरकार बनाता है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब जो है उनका बना हुआ वो क्रीचर्स है। तो इसलिए इलेक्शन जो है बहुत इंटेग्रिटी से, इज्जत से होनी चाहिए। तो शुरू से जी हम इसमें लगे हुए थे, और जब जी सरकार में थे, हमें एएस में 3-4 इलेक्शन कर चुके हैं। खास तौर पर इमरजेंसी के पास 1977 इंदिरा गांधी जी बहुत ऊंचा स्तर में थे। इमरजेंसी के जी पास 1977 एक साइड में इंदिरा गांधी, एक साइड में जयप्रकाश नारायण, वो इलेक्शन हुआ था, उसमें मैं रिटर्निंग ऑफिसर था चंडीगढ़ में। अच्छा और उस रिटर्निंग ऑफिसर था, और जनता पार्टी कांग्रेस को हराया, और वो पहले बार जो है कांग्रेस को हार हुई। जी ये इलेक्शन कैसे चल रहा है, इज्जतदार चल रहा है, इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहे हैं, ये इसको लेकर के हम 2018 में जब मशीन आया, तब से मशीन आया, वो तो आज 10-20 साल हो गया है, तब से जो मशीन आया है उसमें से उसको हमारे ऊपर शक था। तो वो तो बोल रहे थे ठीक है, टेक्निकल लाएंगे, जल्दी जल्दी इलेक्शन रिजल्ट आ जाएगा। मगर फिर जो वीवीपैट, पहले तो ईवीएम था, फिर वीवीपैट जो लाया है तो 2018 में, वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हर ईवीएम में वीवीपैट लगना चाहिए। तो पहले बार जो है 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन में हर ईवीएम में वीवीपैट अटैच हुआ था, तो उसके थ्रू ही इलेक्शन हुआ था। मगर उसको हमने इलेक्शन को स्टडी किया है, तो हमारे जी ऊपर मन में शक आ गया है कि ये वीवीपैट जो है एक इज्जतदार डिवाइस नहीं है, इसमें फ्रॉड कर सकता है। तो हमने एक्सपर्ट से बात की है, हम सुप्रीम कोर्ट से जाके वो उन्होंने हुक्म मांगा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं हमारा ठीक तरह से। वो तो कहते नहीं, 1-2 गिन लो, वो भी इलेक्शन खत्म होने के बाद, काउंटिंग खत्म होने के बाद गिन लो, उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो हमने सोचा था इसको डिटेल स्टडी करना चाहिए, सिर्फ बात नहीं करना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जो इलेक्शन कंडक्ट किए उनसे कंसल्ट करना चाहिए। तो हमने सिटीजन कमीशन इलेक्शन बनाया 2019-20 में, 20 शुरू में किया है कि ये 2019 के इलेक्शन का नजर रखते हुए, तो उसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मदन लोकुर चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और मेरा अच्छा दोस्त, मेरा बैचमेट वजाहत जी हबीबुल्ला,
वो वाइस जी चेयरमैन थे, और बहुत डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड टेक्निकल, सुभाषिष बनर्जी कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर IIT दिल्ली, इनको लगा करके हमने एक कमीशन बनाया और पूरा दुनिया का एक्सपर्ट से हमने डिपोजिशन लिए हैं। खासतौर पर ईवीएम के ऊपर बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट अमेरिका से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से हमने डिपोजिशन लिए। लेने के बाद हमने ये नतीजे में आए कि इलेक्शन जो है हिंदुस्तान में ठीक तरह से नहीं चल रहा है, इज्जतदार नहीं चल रहा है। इसका पहले रिपोर्ट 2021 में आया था, वॉल्यूम 1 ईवीएम के बारे में। हमने सिर्फ ईवीएम का नहीं देखा, 6-7 वो जो इलेक्शन का जो हिस्सा होता है, वो 6-7 जो है हमने उसको ऊपर स्टडी किया है। एक तो ईवीएम वीवीपैट का, दूसरा इलेक्टोरल रोल, जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट कितना ज़्यादा इज्जतदार है, वो भी उसमें काफ़ी गड़बड़ है। उसके बाद जो मनी पावर, पैसे जी सर। पैसे से लोग वोट को खरीदते हैं, वो उसका स्टडी किया। फिर हम्म, क्रिमिनल्स का जो स्टडी किया, क्रिमिनल रोल, कितना क्रिमिनल्स, कितने कैसे लोग MP बनते हैं, MLA बनते हैं। फिर जी उसके बाद जो मीडिया कैसे बिहेव करता है, एक तरफ से बिहेव करता है। फिर जी हमने ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, ये ठीक तरह जी से होते हैं कि नहीं, और इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है। ये जी सारे चीज में हमारा ये फेल मार्क हुआ है। इलेक्शन कमीशन का मार्क फेल मार्क था। ये रिपोर्ट 2021 में लाए, फिर 2022 में हमने किताब भी एक निकाला। तो इसमें मैं कहने का मतलब, पिछले 70-75 साल से एक ऐसे डिटेल स्टडी हुआ नहीं। जी हिंदुस्तान के सब कहते हैं इलेक्शन हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इलेक्शन अच्छा हो रहा है, कोई शक नहीं है। बिल्कुल तारीख निर्णय कर लेते हैं, उस दिन सुबह 7 बजे 8 बजे लोग क्यू में खड़ा हो जाते हैं, जाके वोट डालते हैं। पहले पेपर बैलेट में डालते थे, अभी वो ईवीएम में बटन प्रेस करते हैं, वो तो बिल्कुल फिर गिनती हो जाता है, रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। बहुत सिस्टमेटिक चलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये हुक्म दिया हुआ है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, सारे हिंदुस्तान का गवर्नमेंट मिशनरी इलेक्शन कमीशन में जा जाएगा। सारे सारे के सारे IAS ऑफिसर, सारे के सारे IPS ऑफिसर, कलेक्टर, ये सारे सेक्रेटरी, सब कुछ लोगों को छोड़ के सब उनके नीचे आ जाएंगे। तब नेचुरली मिलिट्री को कॉल कर सकते हैं, सेंट्रल पुलिस को कॉल कर सकते हैं, तो ठीक तरह से तो चलेगा ही। मगर अंदरूनी क्या है, अंदरूनी इलेक्शन फ्री एंड फेयर है क्या, इज्जतदार क्या, वो हमारा विचार में ये रिपोर्ट ये आया है कि ये नहीं है। फिर हमने इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन को बार बार हमने रिक्वेस्ट किया, इलेक्शन कमीशन ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, वो तो सील करके बैठे हुए हैं। फिर हमने पॉलिटिकल पार्टीज को कहा, भाई तुम लोग पिछले अगस्त में तुम लोग करो, आप हमने रिपोर्ट बना दिया है, हालात आपको बता दिए हैं, आप टेकअप कर लो, बिकॉज आप भी इलेक्शन लड़ते हैं। तो उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं किया। तो ये हालत, अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर गए हैं, वो केस पेंडिंग चला है, उधर भी सुप्रीम कोर्ट को भी इसको ठीक तरह से वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। वो भी, उनको तो डेमोक्रेसी के बारे में कोई कोई मेरे ख्याल में इतना हो बॉदरेशन नहीं है। तो इसलिए हम ऐसे सिचुएशन है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लार्ज डेमोक्रेसी कहते हैं, असलियत में ये डेमोक्रेसी का हम इतना अच्छी तरह से नहीं है, तो नीचे जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। संक्षेप में ये मकसद है सिटीजन कमीशन का, अभी भी चालू है, हम तो अपना कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा सर, ये अब हमारे दर्शकों के लिए मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अब ये जो आपने संस्था बनाई, आपने कहा कि इतनी सारी चीजें आपने की, लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, और मैंने आपको पूरा पढ़ा है तो मुझे पता है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चलिए ईवीएम तो किसी भी सूरत में ये, क्योंकि उसके लिए फिर आपको संसद में बिल पास करना है, और संसद में जो बिल है ये पास होने वाला है नहीं, हम जानते हैं, तो ईवीएम हटेगा नहीं। तो और क्या रास्ता हो सकता है ईवीएम के रहते हुए ही भी, कि ईवीएम भी रहे, चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंसी जो है चुनाव में आ सके, उसको लाया जा सके, ऐसा कौन सा रास्ता है, ये दर्शकों को। बहुत अच्छा सवाल है कि बेसिकली जो इलेक्शन जो है, ये सिर्फ एक स्टूडेंट यूनियन लीडर को इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, या लेबर यूनियन को इलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये तो हर व्यक्ति, हर नागरिक अपना सॉवरेंटी,
अपना सॉवरेनिटी को ट्रांसफर करते हैं 5 साल। बिल्कुल सारे सॉवरेनिटी पावर जो है नागरिक के हाथ में है, वो 5 साल एक एमएलए को, एक एमपी को ट्रांसफर करते हैं। तो उस टाइम पे बेसिक प्रिंसिपल ये है, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स, उसको कहते हैं एंड टू एंड वेरिफिएबिलिटी। जो वोट डालता है उनको अपना आंखों में, अपने दिमाग में मालूम होना चाहिए कि जिसके लिए वोट डालना चाहा वोट जो है उनको डाला है, अपने अपना दिमाग में होनी चाहिए। और वो वैसे ही वो रिकॉर्ड हुआ है, वैसे वो गिनती हुए हैं। ये पेपर बैलेट में ये तीनों था, क्योंकि पेपर बैलेट में हाथ में लेकर के वो 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं, अपना कैंडिडेट का नाम है या नहीं, सिंबल है या नहीं, उसके बाद वो स्टैंप लगाते हैं, डालते हैं। ईवीएम में वो नहीं है, वो बटन दबाव करते हैं, ये लाइट नजर आता है, एक आवाज देखती है, उसके बाद पता नहीं वो दुनिया का सबसे बड़ा मशीन होगा। मैं तो मशीन का ये नहीं कहता हूँ, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, फिर भी मशीन में होगा। मशीन मशीन इलेक्शन करती है कि आदमी का इलेक्शन करता है? इंसान इलेक्शन करता है कि जो मशीन का लिमिटेड स्कोप होने चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट जब हुआ था 2009-2010 में, 2009 इलेक्शन के बाद तो बहुत भारी निकल के आए ये इशू, क्योंकि 2009 में बीजेपी सोच रही थी वो जीतेंगे एनडीए, वो जीता नहीं है। इन्होंने बहुत हमला किया है एनडीए बीजेपी वालों ने, अद्वानी साहब से लेके सुब्रमण्यम स्वामी के लेके जीवी नरसिम्हा राव के लेके बहुत हमला किया है। हमला जाकर के वो हाई कोर्ट में गए, दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी के केस में कह दिया ये ईवीएम में शक है, इसमें सिक्योरिटी नहीं है, इसका इलाज करना चाहिए, मगर हम नहीं कर सकते। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट में गए तब वो इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया था। इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल एक्सपर्ट से बैठ करके, उस टाइम में मेरा खास दोस्त था चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा ऑफिसर है, मगर वो टेक्निकल आदमी नहीं है, और ये इसका था। तो वो टेक्निकल लोगों से कंसल्ट करके उन्होंने कहा भाई हम ये ईवीवी पैड लाएंगे, तो उसमें बटन प्रेस करने के बाद चंद सेकंड के लिए वो नजर आ जाएगा, कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का वो सिंबल, तो हो गया, ठीक है, नजर आ गया, यू हैव सीन, ठीक है, वोट हो गया। मगर उसको मिसयूज इतने किया है, उसके बाद कुरैशी वो रिटायर होकर जाने के बाद इतना मिसयूज किया है, उससे फ्रॉड करवा दिया। तो वो क्या कहते हैं, एक छोटा 7 सेकंड के लिए एक छोटा स्लिप नजर आता है, उसके बाद पता नहीं कहाँ है, कहाँ गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ गिर रहा है, उसको काउंट ही नहीं करते, कुछ नहीं करते। वो रूल भी बनाया 2003 मेरे कुरैशी के टाइम पे, रूल भी बनाया कि अगर अभी तो हिंदुस्तान में एक बड़ा अजीब सी चीज है कि मेरे ख्याल में आपके लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे, 2 वोट है, आप 2 वोट है, आप जब वोट प्रेस करते हैं 2 वोट रिकॉर्ड होता है, एक रिकॉर्ड होता है ईवीएम के मेमोरी में, वो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वो बैठा हुआ है, दूसरा एक पेपर स्लिप प्रिंट होकर के नीचे गिर रहा है। 2 वोट है, असली वोट क्या है? तो उसमें भी रूल बना है, असली वोट का ठीक है, ये पेपर स्लिप है, कागज का है, ये असली वोट है। तो बिल्कुल लॉजिकल ये है, एक आदमी को थोड़ा भी दिमाग में वो क्या कहेगा, किस चीज को गिनना चाहिए, ये पेपर बैलेट को गिनना चाहिए, नहीं पेपर को, हाँ, पेपर निकलता है उसको गिनना चाहिए, नहीं, वही असली वोट है, ये है। वो वोट गिरते नहीं है, वो तो नजर वो दिखा दिया, वो तो बायोस्कोप जैसे स्कूल के बच्चों में वो दिखाते ना, बायोस्कोप, वो देखो बायोस्कोप, एक कलर देखो, करके छोड़ दिया। हमने सोचा भाई देखिए ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये आप करना चाहिए कि ये इसको गिनना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन कहता है ये 6 दिन लगेगा, 7 दिन लगेगा, वो बकवास है। हम पेपर बैलेट में गिर चुके हैं 12 घंटे, 14 घंटे मैक्सिमम, अगर रीपोलिंग हो तो 24 घंटे में इलेक्शन अनाउंस होता है। तो 2 दिन हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि 1.5 महीने ये स्टोर करके रखते हैं। तो काउंटिंग में हमने सारे स्टडी करने के बाद देखा, पोलिंग नहीं है, स्टोरिंग नहीं है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इलेक्शन में काउंटिंग है, गिनती है, गिनती है। किसी वो
वो स्टालिन के बारे में एक जोक था कि इट इज नॉट who is what is being counted, but who is counting that matters. Counting is the ये कहते गिनती क्या counting, कर रहे हो इसका मतलब नहीं है, पर कौन गिनती कर रहा है वो काम की बात है। हाँ या इलेक्शन कमीशन जो है इसमें इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। वो रूल बनाया, पेपर स्लिप जो है यही असली वोट है, पर गिनने में बिल्कुल इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में झूठा झूठा एफिडेविट फाइल कर रहे हैं, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट वाला भी बिलीव कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वहां एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस, क्या डेमोक्रेसी के सामने एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस कहां से आ गए? यही मामला जर्मन सुप्रीम कोर्ट में 2009 में आया था। बिल्कुल सर। जर्मन सुप्रीम कोर्ट, जर्मनी सबको जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में नंबर 1 है। तब उनके बाद आर्ग्यूमेंट में गए थे, वो तो कहते टेक्नोलॉजी की बात करना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा नहीं भाई, यहाँ इलेक्शन के मैटर में टेक्नोलॉजी की बात मत करो, डेमोक्रेसी की बात करो। हम टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट से बात नहीं कर रहे हैं, छोटे इंसान का बात कर रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। उनको मालूम होना चाहिए कि अपना वोट जो है ठीक तरह से लगे और ठीक तरह से रिकॉर्ड हुआ, ठीक तरह से वो गिनती हुई। तो वो प्रिंसिपल है, उन्होंने कहते ये ईवीएम तुम ईवीएम नहीं कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और पूरा यूरोप जो है वापस पेपर बैलेट में चला गया, अमेरिका पेपर बैलेट में चला गया। अभी दुनिया में कोई कंट्री नहीं है, एक आधा दुक्का कंट्री है मेरे ख्याल में, नाइजीरिया है या वेनेजुएला है, पता नहीं, एक आधा कंट्री होगा, वो ईवीएम में लगा के बैठे हुए हैं। तो यहाँ ईवी पर लगाने के बाद हम अभी ये कर रहे हैं, देखो भाई इतना लंबा चौड़ा हम करना चाहते हैं, कम से कम ये वीवी पर स्लिप को गिनो, 100% गिनो। और उसमें हमने एक और सजेशन दिया है, देखो अभी 7 सेकंड लिए नजर आता है जी, वो पता नहीं कहाँ गिरता है। वो आपने राहुल मेहता जी की बात किया है, उन्होंने हमने डिस्कस किया है, वो कह रहे थे कि पता नहीं ये हेराफेरी कर रहे हैं, सारे टेक्निकल एक्सपर्ट बात कर रहे हैं ये हेराफेरी होता है, चिप का साथ लगाएंगे तो पता नहीं है। तो हमने ये कहा था, देखो बड़ा सिंपल है, आपने अभी आपका सवाल अभी जवाब देता हूँ। ईवीएम को रखते हुए पेपर बैलेट में दोबारा जाना इतना आसान नहीं है, पार्लियामेंट में वो लॉ अमेंड करना पड़ेगा, सारे करना पड़ेगा। ईवीएम रखते हुए हम कहते हैं वीवीपैट रखते हुए वीवीपैट का जो स्लिप है उसको थोड़ा बड़ा बना दो, थोड़ा बड़ा बना दो, और वो प्रिंट होते वोटर के हाथ में चले जाए, वो हाथ में लेके वो एक बॉक्स में डालें जिसमें चिप नहीं है, हाथ में लेके वो सिंपल टेक्निकल एक्सपर्ट से हमने कंसल्ट किया, इसमें कोई बात नहीं, कहते हैं ऑर्डिनरी जो प्रिंटर बाजार से प्रिंटर ले लो, आप जितना मर्जी बाजारों में प्रिंट हो वो तो आप वो एक महीने के अंदर कर सकते हैं। प्रिंटर का तो बड़े बड़े कंपनियां हैं, वही प्रिंटर के ले लो, प्रिंटर के प्रिंट करवाओ, और जो है उसमें वोटर के हाथ में दो, वोटर पोलिंग ऑफिसर के सामने वो बॉक्स में डाले, बॉक्स में डाले और उसका गिन लो। मेमोरी का अगर क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, कभी शक आया, कोई किसी ने कैंडिडेट ने कोई शंका उठाया तो फिर आप क्रॉस एग्जामिन करो, नहीं तो आप 100% जो है ये वीवीपैट स्लिप को गिन लो और रिजल्ट डिक्लेयर कर लो। तो ये हमारा सिंपल मांग हमने उनको किए थे, वो तो हमारे तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है कि कुछ हेराफेरी चल रहा है, कि हम वैसे जो है सीनियर पोजीशन में गवर्नमेंट रहे वैसे हम शक नहीं करते, वैसे बात नहीं करते, कई डिटेल में एग्जामिन करने के बाद एक्सपर्ट से डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं। कि अभी मैं पूरा जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा नहीं है हमें। तब तक पूरा इसी मेथड से वो करेंगे, और वो तब करेंगे, तब गिन के डिक्लेयर करेंगे, तब पर रिजल्ट को हम भरोसा होगा, और नहीं तो रिजल्ट के ऊपर भरोसा नहीं हो सकता। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के हक में है, ये गवर्नमेंट को जाने की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है, नया रूल बनाने की जरूरत नहीं है, नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, ये सारे इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। गिनती का मेथड जो है वही लगा सकते हैं। तो ये इसमें
दूसरा एक और रीजन उसमें है, मैं इसमें इस इश्यू को कंप्लीट कर लेता हूँ कि पहले जो बोलते थे ईवीएम का ये स्टैंड अलोन है, इसके ऊपर चिप लगे हुए हैं, वो तो वन टाइम प्रोग्रामेबल है, उसमें कोई वो छेड़ नहीं सकते। तो वो तो ईवीएम का टाइम पे था। वीवीपैट आने के बाद ये तब नॉमिनेशन फाइल होता है, विड्रायल होता है, बाद में जो लिस्ट फाइनल होता है, वो 10 आदमी लड़ रहे हैं या 12 आदमी लड़ रहे हैं, उसको वो लगाने के लिए वो लैपटॉप डिवाइस लाना पड़ता है, सॉफ्टवेयर लगाना पड़ता है। उस टाइम पे क्या होता है कि आप कुछ भी अंदर डालो, और वो डालने वाला कौन है? ये सारे प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट इंजीनियर्स है, ये कंपनियों के जी इंजीनियर्स आते हैं, वो लगाते हैं। और सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अजीब से एक ऑर्डर दिया है, ये जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उसको स्ट्रांग रूम में रखने का जरूरत नहीं है, वो दे दो उनको, वो ये जो ये इंजीनियर्स आ रहे हैं उनको दे दो। हाँ, पर्ची तो ये पर्ची निकाल के पर्चियां जमा करो। आपने कहा वैसे पर्ची को रखो, बाकी मशीन की क्या जरूरत है। नो नो नो, ये जो अभी इलेक्शन होने के बाद जी हफ्ता 2 हफ्ता महीने जो है ना, वो बातें गिनती है ना, जी वो ईवीएम भी पर जा रहे स्ट्रांग रूम में जाता है, जी। इसका कस्टडी चेन कहते हैं। उसमें बहुत जबरदस्ती सिक्योरिटी लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट जी कलेक्टर के नीचे पुलिस आकर के सिक्योरिटी करते हैं। तो उसमें तो वो कहते हैं नहीं है, ये डिवाइस जो है, ये लैपटॉप जो यूज कर रहे हैं इंजीनियर्स, उसके साथ रखने की जरूरत नहीं है, वो लेके घर लेके जाओ। हाँ तो मतलब जो है यहाँ पे नाम का वास्ते स्ट्रांग रूम में रखे, ये लैपटॉप के ले जाकर के कुछ मर्जी कर लो घर में बैठ करके, आप कितना भी रिमोट मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल एक्सपर्ट से पूछो, आप बिल्कुल। टॉप एक्सपर्ट से बना है, वो सैम पिट्रोडा वगैरह जो टेक्निकल जी एक्सपर्ट्स हैं, वो तो बातचीत ये सर कहते उन्होंने हैं। कहा, हमने उनसे बात की है, मैंने भी की है, हमारे संजय शर्मा जी है उन्होंने भी की है। वो कहते हैं साहब कि इट डेफिनेटली कैन बी मैनिपुलेटेड, ये कभी भी मैनिपुलेट कहीं जैसे चाहे उसे कर सकते हो। वो उसकी साफ वजह कह रहे ये हैं। है, उसकी वजह यही कह रहे हैं, ये वीवीपैट और ईवीएम जो है स्ट्रांग रूम में पड़ा है, और जो लैपटॉप लेके वो सॉफ्टवेयर लगाया था, वो लैपटॉप नहीं घर चले गया, वो लैपटॉप से कुछ भी कर सकता है। सी कहना है कि सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सारे स्टेट में मैनिपुलेट नहीं करेंगे, जितना चाहिए वो करेंगे। बिल्कुल ये 543 पार्लियामेंट असेंबली का सीट है, 543 में नहीं करेंगे, जितना चाहिए 200 में तो वो तो बिल्कुल जीत सकते हैं। फर्ज कीजिए बीजेपी को पता है 200 में तो हम 100% जीतेंगे, हमारा एजेंडा वो मोदी गारंटी में जीत जाएंगे। उसमें नहीं करेंगे, 100 150 उसमें करेंगे कि जिसमें आपको जीतने के चांसेस नहीं है। सो मतलब मन मन की पब्लिक के मन में शंक आ गई। हमारा मेमोरेंडम अभी सबमिट किए हैं, सिर्फ 7,000 लोग, 7,000 लोग दस्तखत किए, 7,000 लोग दस्तखत किए, भी ये चेंज करो, ये सिस्टम ले आओ, इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं है। और आप तो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी बात है जिसमें ना कोई कानून बदलना है ना कोई बिल पास करना है, ये निर्णय जो है वो ये चुनाव आयोग खुद ले सकता है कि बिल्कुल भैया वीवीपैट जो है हर हर एक मशीन में वीवीपैट लगे और उसकी पर्ची निकले। आपने कहा उतनी थोड़ी बड़ी साइज के निकले, और वो पर्ची जो है वो जब निकले तो बॉक्स में डाला जाए, तो वोटर देख सकता है कि मैंने किसको वोट किया है, फिर उस डिब्बे में जाए। दूसरा एक और खास पॉइंट है, पहले बैलेट पेपर में 5 साल वो स्टोर में रहती थी, अगर कोई इलेक्शन चैलेंज हुआ वो दोबारा गिनती कर सकते हैं। हाँ अभी तो ये लोग तो थर्मल पेपर में प्रिंट करते हैं, 4 महीने में वो गायब हो जाता है, 4 महीने में गायब हो जाता है, और ये जला लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। 2019 का जो है सारे 4 5 महीने में बिल्कुल जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात है, ये दर्शकों को बहुत समझना बहुत जरूरी है, शायद बहुत कम दर्शक को इसकी जानकारी होगी, और मैं भी शायद इसको बताने से चूक गया हूं। आप सर रिपीट कीजिए इस चीज को प्लीज। कि पेपर बैलेट में पहले था कि एक दफा गिनती हुई, अगर एक कैंडिडेट जो हार गया है उसको शक आ गया, वो हाईकोर्ट में गया चैलेंज करने के लिए, अगर हाईकोर्ट में हियरिंग होने के बाद 1 2 साल लग जाता है, उसके बाद हाईकोर्ट ऑर्डर करती है रिकाउंट करो, तो पूरा बक्स को ले आकर के कोर्ट में बैठ करके रिकाउंट होता है।
करके कोर्ट अपना फैसला देती है कि इलेक्शन ठीक है कि नहीं, कौन जीता कौन हारा। अभी जो है ये थर्मल पेपर में प्रिंट करते हैं। थर्मल पेपर में जो प्रिंट जो है वो 3-4 महीने में गायब हो जाती है, जैसे फैक्स में आता था ना, फैक्स जी में जी, इंक इंक जो है उड़ जाएगी, इवोपरेट हो उड़ जाएगी, जाएगी। इंक चली जाएगी। हाँ और ये 4-5 महीने में ये इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो अभी एक और बहुत बड़ा बुरी हालत, पहले तो कम से कम चैलेंज करके रिजल्ट करके अगर बाद में कई लोग इलेक्शन के आ जाते हैं, अभी वो भी नहीं हो सकता है, रिकाउंटिंग नहीं हो सकता है, चैलेंज करने से कोई फायदा नहीं, एक नए पैसे का फायदा नहीं है। तो बिल्कुल बहुत ही डिफेक्टिव सिस्टम बन करके कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, फादर ऑफ डेमोक्रेसी की बोस्टिंग करते हैं, मगर इलेक्टोरल सिस्टम जो है बिल्कुल, मैं तो फ्रॉड का नाम तो यूज नहीं करूंगा, मगर ये बिल्कुल अनडिपेंडेबल, अनरिलायबल सिस्टम हो गया है। तो अच्छा, तो अब ये जो इंडिया अलायंस, विपक्ष के जितने भी दल का एक वो एक अलायंस बना है, कल हमने दिग्विजय सिंह साहब से बात की थी। उसके पहले एक और भी, ईवीएम तो एक 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 चीज है, एक और जी भी बहुत बड़ा, दो और बड़ा भारी चीज हमने डिमांड की है। तो जी पब्लिक जी, बताइए। अपील हमने दिए हैं 7,000 लोग करीब दस्तखत करके। जी ये इलेक्टोरल रोल वोटिंग लिस्ट में आपने काफी लोगों से सुना होगा कि पूरा अपना ड्रेस ड्रेस करके पोलिंग बूथ में गए, वो गए तो भाई तुम्हारा नाम तो है नहीं, है ही नहीं। तुम्हारा हाँ, नाम तो नहीं। अब तुम जाओ, तुम्हारा नाम नहीं है। नहीं, ऐसे कई हजारों लोग, ये लाखों लाखों सर, लाखों लाखों। 2019 में हमने खुद भी देखा। मेरा जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है कन्याकुमारी, जो हिंदुस्तान में सबसे जो सदर्न टिप में है। वहां जाके इलेक्शन का 3-4 दिन पहले सडनली 40,000 वोट को काट दिया, क्रिश्चियन कर वोट दी। को, क्रिश्चियन वोट को काट दिया। और मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को बुला के कहा, वो तो घबरा रहा था, सर सर सर, मैंने कहा क्या सर है, इंक्वायरी करके बताओ। तो उन्होंने एकदम इंक्वायरी करके 3 दिन के बाद खुद ही टेलीफोन करके देखा, सर यू आर राइट सर, बट इट इज नॉट 40,000 सर, इट्स अबाउट 10,000, इज अ डैम इडियट, इवन 10,000 इज टू मच। इट्स टू मच। तो मेरे कहने का मतलब, कर्नाटका में, तेलंगाना में और कई स्टेट में मुसलमानों का वोट, खासतौर पर मुसलमानों का वोट काफी नंबर से काट लेते हैं, और भी लोगों को काट लेते हैं। तो हमने कहा कि देखो ऐसे नहीं चलेगा, डिलीशन करने से पहले फुल नोटिस होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। हमने ये कहा कि एक सोशल ऑडिट ले आओ, सोशल ऑडिट। आपको तो पता होगा राजस्थान में नरेगा वो स्कीम में बहुत ऑडिट चलता है, तो सोशल ऑडिट ने एक्सेप्टेड नाम। तो इलेक्शन का 2-3 महीने पहले पूरा पंचायत को कन्वीन करो, और लोकल ऑफिशियल जाओ और लिस्ट को पढ़ो, सबको सामने पढ़ो, और लोकल आदमी को पता है ना कौन नहीं है, कौन है, कौन शिफ्ट होकर के चला गया या किसका डेथ हो गया। तो उनका सामने उनका अप्रूवल लेकर के लिस्ट बना करके रखो, और उसी के लिस्ट के मुताबिक इलेक्शन चलाओ। वो भी बिल्कुल मानने रहे। और एक और डिमांड हमने किया कि देखिए भले ये पैसा लेकर के खरीदते हैं, लाखों करोड़ों रुपया लेकर के खरीदते हैं, तो कंट्रोल क्यों नहीं करता है इलेक्शन कमीशन। तो मेरे कहने का मतलब ये 3-4 बहुत डिमांड हमने उनको दिया है कि कम से कम ये करो, तभी तो इलेक्शन के बारे में हम कर सकते हैं, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमने कहा तो तुम उसको टेकअप करो। तब पहले तो बीजेपी करता था, बहुत जोर जोर से करते थे, बहुत 2014 में जब पावर में आ गए, वो अभी खुशी में बैठे हुए हैं कि हम तो ठीक है मैनिपुलेट करके जीत जाएंगे। पर अपोजिशन जो है बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपने कभी ये पॉलिटिकल पार्टी से भी कोई कहा, आपने जो अभी आपने जो एक तो ये पिटीशन वाली बात है, और ये पूरा आपने जो खाका रचा है, किसी से बात की कि भाई इसको कम से कम आप। बिल्कुल इन्होंने किसी से कहा नहीं है, हम तो पूरा फॉर्मली किए हैं। हमने सर अच्छा, किसी से कहा था, तो 2021 में 2 रिपोर्ट लाया, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, फिर 2022 जनवरी में एक किताब लाया, ये किताब ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एन हाँ दिखाइए इंक्वायरी जरा, इनटू, दर्शकों को दिखा मैं दीजिए दिखाता संगत को। हूँ, एन इंक्वायरी इनटू द फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, ये हमने लाया। ये हिंदी में भी है, जी खास तौर पर मैं हिंदी में लाया। ये मेरा एडिट किया हुआ किताब है ये, इसे हिंदी में भी है, इसको पब्लिश किया है पर जो
परमजोत ठाकुर था, दिल्ली का जो फेमस जर्नलिस्ट है। तो हमने उसके बाद कहा कि देखिए सारे हमने तो लाया, अभी पॉलिटिकल पार्टीज को सामने रखना चाहिए। तो अगस्त 2022 में हमने एक कॉन्क्लेव कन्वीन किया, जॉइंट कॉन्क्लेव, सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में, अगस्त, पिछले अगस्त 2022। 12 पार्टी आए थे, बीजेपी को भी इन्वाइट किया था, बार बार इन्वाइट किया, बीजेपी नहीं आया। आम आदमी पार्टी उस दिन आ नहीं कर पाए, बिकॉज संजय सिंह आना था, वो बाहर चले गए। बाकी 12 पार्टी आए थे, कांग्रेस से आए थे, दिग्विजय सिंह जी आए थे, और सीपीएम से अपना वो जनरल सेक्रेटरी है ना, क्या नाम है, येचुरी साहब, येचुरी साहब आए थे, सीपीआई का राजा आए थे, और सारे बाकी सारे पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, टीएमसी में, आरली में 2 नंबर का लीडर्स, टॉप लीडर्स नहीं आए, नंबर 2 और नंबर 3 लीडर्स आए थे, और यूनानिमसली इन्होंने रेजोल्यूशन पास किए। ये सारे करके हमने इलेक्शन कमीशन को भेजा है। तो ये फॉर्मली पूरा दिन का एक हुआ, फॉर्मली हमने हैंड ओवर किए, और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी इसको फॉलो अप कर रहे थे, पर इंडिया ब्लॉक में पता नहीं क्या हुआ अभी तक, मगर वो भी 2-3 बार इलेक्शन कमीशन से बात करने के लिए कोशिश तो किए थे, इलेक्शन कमीशन उनका भी नहीं सुना, हमारा तो सुना ही नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टीज का भी सुना नहीं है। पता नहीं किस बेसिस में इलेक्शन करवाते हैं, किसके लिए करवाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और आजकल तो ऐसे ही चल रहा है, इलेक्शन कमीशन जो है फंक्शन ऐसे कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक ब्रांच बन गया है। सिर्फ ये नहीं है, और भी तो दो तीन चीज़ों में जो गड़बड़ किए हैं। फॉर इंस्टेंस, ये आधार और वोटर आईडी को लिंक करने में बहुत भारी गलती की है, बहुत फ्रॉड हो सकता है उसमें, काफ़ी मॉनिटरिंग हो करके लोगों को डरा सकता है, क्योंकि वोटर लिस्ट बना हुआ है, एक इंडिपेंडेंटली बनाया है, ये आधार का गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। हाउ कैन इलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट बी इंफीरियर टू सबसर्विएंट टू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट? फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड, शुरू में इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल खिलाफ था, बहुत जबरदस्त खिलाफ था, बाद में भी उसके बाद इलेक्शन बॉन्ड को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उल्टा चल रहा है। इस इलेक्शन कमीशन रख के फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है तो बिल्कुल मेरे विचार में नामुमकिन है। नामुमकिन है। मैं सर बहुत आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, दर्शकों को मैं समझता हूं कि बहुत सही और सटीक जानकारी मिली। एक आखिरी सवाल पूछता हूं, फिर हम संपन्न करेंगे कार्यक्रम को। कई बार मुझे लगता है, मैं जब अपने कुछ करीबी दोस्तों से बैठ के बातचीत करता हूं, मुझे वो कहते रहते हैं कि कहाँ यार तुम अभी ये जो तुम जो सिद्धांत का झंडा लेके खड़े हो, है ना, अब तो दुनिया वो रही नहीं है, और पता नहीं तुम्हारे साथ के बहुत सारे तुम्हारे कंटेम्पररीज जो है, तुम उनको देखो कितने समृद्ध हैं, और तुम कहाँ। मैं पूछता हूँ कि क्या मैं आपको बेवकूफ लगता हूँ? तो बोले यार तुम तो बेवकूफ ही हो। ऐसे समाज में सर हमारे जैसे लोग जो है, और दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी बहुत हमको इसलिए बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल उसी सोच, मॉरल स्ट्रांगनेस को लेकर हमारे दर्शक जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनमें कुछ ट्रोल्स भी आ जाते हैं, वो अलग बात है। सर आपसे ये समझना जानना मुझे बड़ा उत्कंठा हो रही है, आई एम सो क्यूरियस अबाउट इट, कि इस समय जब देश में मॉरल करप्शन इज लाइक अ कॉमन डिसिप्लिन, तो आपने जो युग देखा है, कोई कैन यू गिव मी, आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि सिद्धांत की पराकाष्ठा कोई आपने देखी हो किसी राजनेता में, कोई, इफ यू कैन जस्ट गिव मी एन एग्जांपल कि। हमने देखा है साहब, जयप्रकाश नारायण का। अच्छा। जयप्रकाश नारायण तो मैं तब चंडीगढ़ में इमरजेंसी टाइम में डीएम था, और जयप्रकाश नारायण को दिल्ली से गिरफ्तार करके उनको चंडीगढ़ लाया था, क्योंकि उनका हेल्थ भी इतना ठीक नहीं था, और ट्रीटमेंट के लिए, प्लस उनका सेफ कस्टडी, बिकॉज दिल्ली में तो वो खतरनाक था, बिकॉज कामी लोग तो उसका रिवोल्ट हो सकता था। तो 6 महीने के करीब वो मेरे प्रिजनर रहे थे। तो मेरा भाग्य था कि उनके साथ मैं बहुत क्लोजली इंटरेक्ट किया है, हर दिन, हर दूसरा दिन मैं कम से कम 1 घंटा उनके साथ बैठा था, बिकॉज
मुझे तो कोई रुकने वाला नहीं था, सारे कंट्रोल मेरा था, पूरे चीज उसका उसका सिक्योरिटी, उसका सारे वेलफेयर सारे मेरे हाथ में था। और सिर्फ डॉक्टर्स अलाउड थे, बाकी सारे सिक्योरिटी सारा मेरा। मैंने किसी को उनका वो सीबीआई का, आईबी का, बी का, किसी का नजदीक आने नहीं दिया। तो उनके साथ में इंटरेक्ट करता था, उनसे तो मैं बहुत चीज मैंने लर्न किया है। और एक सबसे बड़ा ये है कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो कई चीजें लर्न किए हैं। और उन्होंने ये था कि वो जवाहरलाल नेहरू का छोटा भाई जैसे, छोटा भाई जैसे ज्यादा नजदीक थे। और उनके वाइफ और जवाहरलाल नेहरू के वाइफ जो है इतना क्लोज थे, सिस्टर से ज्यादा, बावजूद इतना क्लोज होने के बावजूद। और जब जवाहरलाल नेहरू जो कोई मिस्टेक करता था वो एकदम पॉइंट आउट करता था, खास तौर पर तिब्बतन इश्यू में। तो प्रिंसिपल्स में वो बिल्कुल कभी बैक नहीं हुआ। एक मसाल देता हूँ, सब पूरा लोगों को पता नहीं। तो ये हिंदुस्तान ऐसे जगह है कि एक छोटा वार्ड मेंबर के लिए भी लोग मरते हैं। जी तब गवर्नमेंट बना, इंडिपेंडेंट जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, वो तो इतना कीन थे। जयप्रकाश नारायण वॉज ए ग्रेट आइडियलिस्ट, सोशलिस्ट आइडियलिस्ट। तो जयप्रकाश नारायण भी कैबिनेट में आना चाहिए, उनको रिक्वेस्ट किया था तू कैबिनेट में आ जाओ। जयप्रकाश नारायण ने कहा नहीं, मैं नहीं आता, आप चलाओ। तो उन्होंने कैबिनेट बना, सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे। अनफॉर्चुनेटली 1-2 साल में पटेल साहब का मृत्यु हो गई, 1950 में उनका डेथ हो गई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। मतलब जवाहरलाल नेहरू का एक दाहिने हाथ टूट गए। तो फिर उन्होंने कहा देखो हम तो जयप्रकाश नारायण तो जरूर आना चाहिए। ही वांटेड जयप्रकाश नारायण टू रिप्लेस सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने जयप्रकाश जेपी को बिल कहा आप जरूर आइए। इस बार तो प्रसुर हो गया, जेपी भी सोचा ठीक है जवाहरलाल नेहरू इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ करेंगे, हाँ भर दिया था। मगर सडनली उस टाइम पे जेपी जो है ये ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन का चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे। तो वो नेगोशिएशन चल रहा था, रेलवे यूनियन के बारे में कोई डिमांड नेगोशिएशन चल रहा था। तो ये एग्री होके उसके 2 दिन के बाद मेरे ख्याल में स्वेरिंग इन होना था। पायनियर का एक छोटा सा अखबार है, लखनऊ से आता है मेरे ख्याल में। तो उन्होंने एक छोटा सा लिख दिया, रिपोर्ट लिख दिया कि जेपी ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया अपना रेलवे फेडरेशन का डिमांड को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, इसलिए वो ऑफिस का लालच में आ गया। तो ही टोल्ड जवाहरलाल नेहरू सॉरी, आई एम सॉरी, मैं अभी आपको कैबिनेट ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। हैरान हो गए नेहरू साहब, क्यों? तो इसे देखो ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है। तो ये सर क्या है, नेहरू ने इंक्वायरी किया है, उन्होंने मालूम किया है कि वो पायनियर के अखबार में लिखा हुआ था। तो उन्होंने टेलीफोन करके जेपी को बोला देखो क्या बात कर रही है, छोटा सा अखबार में आया आपने इसको ऊपर ये। जेपी ने ये कहा देखिए जी, सिर्फ ये अगर एक आदमी भी मेरा इज्जत को ऊपर शक करता है मैं ऑफिस में ज्वाइन नहीं करूंगा। एक आदमी पूरे हिंदुस्तान में, क्या प्रिंसिपल आदमी था ये प्रिंसिपल से हम हिंदुस्तान में ऐसे लीडर्स भी थे, ये नहीं कि ऐसे लीडर्स नहीं थे। तो मेरे कहने के मतलब कि प्रिंसिपल लीडर्स थे और भी अभी भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो पब्लिक सर्विस में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पब्लिक जो है उनको रिकग्नाइज नहीं करते हैं, उनको वोट नहीं डालते हैं, फ्रॉडों को वोट डालते हैं और फिर रोते फिरते हैं। अभी भी कोई मौका है तो मुझे ये इश्यू जो है, आपने एक सवाल पूछ रहे थे कि इंडिया ब्लॉक इस इश्यू को आगे ले जाएगा। उसके बारे में आपको एक सवाल पूछ रहे थे। मैं ये पूछ रहा था कि क्या उनसे आपकी कोई फॉर्मल बातचीत हुई है कि भाई ये जो हमने ये सब मांगे, ये जो एक पूरा एक फर्मा खाका रचा है वोटिंग पैटर्न को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर, क्या वो लोग इसको एडॉप्ट कर सकते हैं? ऐसी कोई बातचीत हुई आपकी? बातचीत तो हुई, मैंने कहा था अगस्त 2022 में। उसके बाद हमने ये पब्लिक कैंपेन चलाया, पब्लिक पिटिशन। तो उसमें जब मैंने कहा था कि 5 डिमांड हमने किए हैं, ईवीएम के बारे में तो होता था पर्चा करने का, वो बाहर लेकर के चिप में डालने का, बॉक्स में डालने का, वो हमने उनको दिए है
फॉर्मल कंसल्टेशन नहीं हुए हैं। हमने ये पब्लिक जो पिटिशन है 7,000 करीब लोग दस्तखत करके इलेक्शन कमीशन को हमने दिए हैं। हमने सोचा था कि ये अडॉप्ट करो, इसको फॉलो अप करो, बाकी आगे पीछे दौड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन को इज्जतदार करो, फ्री एंड फेयर करो, अगर नहीं करते तो पब्लिक भी वोट डालने में वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। फिर डेमोक्रेसी तो हिंदुस्तान में मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। हमने तो उनका इंडिया के कुछ 1-2 लीडर से बात की है, पता नहीं आगे क्या चलाएंगे, इसके बारे में पता नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत वक्त निकाला और बड़ी बड़ी सही, बड़ी सटीक जानकारी जो है वो दर्शकों को दी है। मुझे लगता है कि जो लोग सुन रहे हैं या इसको आने वाले समय में जो सुनेंगे इस कार्यक्रम को, वो सोचने पे जरूर मजबूर हो जाएंगे कि ये जो आपने बड़ा अच्छा एक वाक्य का इस्तेमाल किया कि इलेक्शन को इज्जतदार बनाओ। ये बड़ा अद्भुत कहा आपने। ठीक है कि भाई, इज्जत के इलेक्शन को बगैर क्या, इज्जतदार बनाना बहुत जरूरी है। तभी तो अभी तो डेमोक्रेसी इज्जतदार होगा, अभी डेमोक्रेसी में इज्जत कहाँ है अभी। जी जी जी, बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। थैंक आपसे थैंक ऐसे ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे और आपका थोड़ा थोड़ा समय लेते रहेंगे सर, अलग अलग मुद्दों पर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज वो कमेंट का ज्यादा आपका लेना है वो सब तो नहीं हो पाए, क्योंकि आज जो बात हो रही थी ना, जो देव साहब जी जो बात कर रहे थे, वो इतनी बारीक और इतनी समझने लायक थी, इतनी गौर करने लायक थी कि मैं पूरा मेरा फोकस जो था वो, फिर मैंने बीच में से वो कमेंट चिपकाना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो बड़ा आपको भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना था, ना मुझे होना था। ये इतना गंभीर और संवेदनशील मुद्दा था, इस पर हम सबको बहुत गौर से सुनना और देखना बहुत जरूरी था कि साहब जो देव साहब है वो क्या कह रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, मैं समअप कर लेता हूँ, फिर इसके बाद हम कल सुबह शाम को 4 बजे मिलेंगे जरूर। आप 2-3 चीज बड़ी समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि एक, तभी ये सही अर्थ में इलेक्शन की भी इज्जत बनी रहेगी जबकि वोटर को तो पता हो कि मैंने वोट दिया है, वो किसको गया। वो एक बटन दबा दिया, एक बटन, फिर उस दूसरा बटन दबता है तो वहां वीवीपैट में आपको 7 सेकंड में वो स्लिप दिखती है, फिर वो कहां चली जाती है। राहुल मेहता साहब का कार्यक्रम आपने देखा हो हमारे साथ का, तो आपको पता चलेगा कि शायद ये भी हो सकता है। तो कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जर्मनी जैसे देश का उन्होंने उदाहरण दिया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधी बात कर दी कि हमको टेक्नोलॉजी में जाना ही नहीं है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ अबाउट टेक्निकल थिंग। ये टेक्नोलॉजी का मामला ही नहीं है, ये तो देश की लोकतंत्र से जुड़ा हुआ, डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ मामला है। जहां वोटर है वो सर्वोपरि है, मतदाता सर्वोपरि है। उस मतदाता को अगर पता ही नहीं चल रहा है कि उसका वोट कहां जा रहा है, क्योंकि उसके हाथ में कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण, कोई कागज तो है नहीं, तो जब तक ये नहीं हो सकता तब तक किसी भी प्रकार का चुनाव जो है ईवीएम से किया जाता हो, वो हमेशा शंका के घेरे में, संदेह और शंकास्पद रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बदलाव करना भी इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इसमें कोई संसद में नया बिल पास नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इलेक्शन कमीशन को हर मशीन के साथ वीवीपैट जोड़ के उसकी स्लिप थोड़ी बड़ी और ऐसी कि जिसकी जो स्याही है, इंक जो है, वो कभी 2 महीने 4 महीने में वो गायब ना हो जाए, इस तरह से इसको रखना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि इलेक्शन कमीशन ये कर ना सके। क्या प्रॉब्लम हो सकती है इलेक्शन कमीशन को ये न करने को लेकर? कल आपने दिग्विजय सिंह साहब को सुना था, उन्होंने भी कहा था कि भाई हम तो थक चुके हैं, अब क्या करें, इलेक्शन कमीशन सुनना ही नहीं चाहता। तो सुनना पड़ेगा, ऐसी कोई स्थिति तो खड़ी करनी पड़ेगी सबको जागरूक होकर, क्योंकि ये तो हमारे आपके भविष्य का तो मामला है, लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य का मामला है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का मामला है। लोकतंत्र में चुनाव ऐसे नहीं हो सकते, ये मेरा बिल्कुल मानना है। और देव साहब ने भी जो कहा वो बड़ा स्पष्ट कहा। अब आप जो भी सोच रहे हैं, मैं बहुत सारी कमेंट देख रहा हूं, आज उनको ले नहीं पाऊंगा, कल जरूर लेंगे। अपनी राय लिख के जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको बात हमारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसकी लिंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कि मेरे ख्याल से आज का ये कार्यक्रम बहुत बड़ी जन जागृति का कारण बन सकता है। इसको आप शेयर कीजिए हो सके उतना। और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों से करवाएं, है ना। ज्वाइन वाला बटन दबाएंगे तो हमको आपकी ओर से थोड़ा आर्थिक अनुदान मिलेगा, तो उससे हमारा बल, संकल्प जो है दोनों बढ़ेगा, उत्साह भी बढ़ेगा। तो ये भी जरूर करें आप। और आज कुछ मेरे ख्याल से 1-2 मित्र ने किया हुआ, उनका नाम लेना मैं भूल गया हूं, क्योंकि मैंने कहा आज उस पूरी बारीकी से सुन रहा था मैं। तो कल मिलते हैं, एक तो 2 बजे मिलेंगे लाइव में अखिल स्वामी साहब के साथ, और 4 बजे हमारा ये लाइव रहता है, वो भी रहेगा। हो सकता है कल या परसों में एक और बड़ा
एक जो एक्सपर्ट व्यक्ति है, एडमिनिस्ट्रेशन कर चुका है, ऐसे किसी बड़े सज्जन को, महानुभाव को लेके आऊं मैं इसी सब्जेक्ट को लेकर, हो सकता है कल या परसों, पर मिलते रहेंगे। बस वही है, सब्सक्राइब कीजिए, अपने आसपास करवाइए, और सबका धन्यवाद करते हैं जो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।